कैसे सब सही हो जाएगा बेटा? देखा ना तुमने मिताली और नितिन के बीच किस तरीके की बातचीत हो रही है। उधर नितिन हम लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है इस बात का बदला लेने के लिए कि उसके साथ गलत हुआ था, और इधर मिताली रिश्ता खत्म करके चली आई है, कंगन वापस कर आई है। उन लोगों को अब कैसे सब कुछ सही होगा? रूपाली बोली। उनके घर से चले आने से या कंगन वापस करने से रिश्ता खत्म नहीं हो जाता चाची। आप भी जानते हो कि नितिन और मिताली एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। हाँ, कुछ नाराजगी और कुछ गलतफहमियां आ रही है दोनों के बीच। वह मैंने नितिन की तरफ से पूरी क्लियर कर दी है, अब बस मिताली को समझने की बात रह गई है, तो नंदू उसे समझा देगी। आनंद बोला। क्या नितिन मान गया? उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है? रूपाली बोली। हाँ चाची, नितिन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वह 1-2 दिन में यहाँ पर आएगा फिर से रिश्ता लेने लेकर, और आप लोगों माफ़ी भी मांगेगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसे समझ में आ गया है कि उसे आपके साथ इस तरीके का बिहेव नहीं करना चाहिए। उसने जो किया वह गलत किया। आनंद बोला। वह यहाँ आएगा तो मैं भी उससे माफ़ी मांग लूंगी, क्योंकि गलती की शुरुआत तो मुझसे ही हुई है। तो अब मुझे भी माफ़ी मांगकर सब कुछ सही करना होगा। अपने बच्चों की खुशियों के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, और खासकर तब जबकि की गलत मैं हूँ। रूपाली ने कहा। अपनी गलती का एहसास होना और अपनी गलती को स्वीकार करके माफ़ी मांगना बहुत बड़ी बात होती है, और जो इंसान इतनी हिम्मत करता है उसके सब काम अपने आप आसान हो जाते हैं। और बाकी आप नितिन और मिताली के बारे में परेशान मत रहिए। नितिन भी मिताली को चाहता है और मिताली नितिन को चाहती है। बस दोनों के बीच में यह जो थोड़ी बहुत लड़ाई और मनमुटाव आ गया है वह भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। मैं मिताली को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी और बाकी काम नितिन खुद कर लेगा। नंदू बोली। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, तुम नितिन को समझाकर आ गए। अगर तुम भी नाराजगी में हम लोगों के साथ निकल आते तो बात और बिगड़ जाती, सूरज ने कहा। इसीलिए तो पापा, मैं और नंदिता वहां रुक गए थे, क्योंकि नितिन को समझाना और उसकी गलती का एहसास करना जरूरी था। उसके मन में भी न जाने कहाँ की गलतफहमियां बैठी होगी। उसे तो यही लग रहा था कि पहले तो इस घर में उसकी बेइज्जती हुई और उसके बाद मिताली ने भी उसका साथ छोड़ दिया, उसका इंतजार नहीं किया और शादी करने के लिए तैयार हो गई। मैं और नंदू ने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, अब उसके मन में नहीं चाची के लिए और ना ही मिताली के लिए कोई भी गलत बात है, और नहीं वह गलत सोचता है। इनफैक्ट उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसे समझ आ गया है कि भले चाची ने उसके साथ गलत किया, पर आज उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करके उसने न सिर्फ चाची को बल्कि मिताली को बहुत ज्यादा तकलीफ दे दी, और अब दोबारा वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। आनंद बोला। चलो, जो हुआ सो अच्छा हुआ। बस अब मिताली और नितिन के बीच में सब कुछ सही हो जाए तो निमेश के वहां से लौटते ही दोनों की शादी कर देंगे, वह भी सादा ढंग से। वैसे भी नितिन और मिसेज सिंघानिया किसी भी तरीके का शोर शराबा और बड़े स्तर का प्रोग्राम नहीं चाहती, क्योंकि उनके अभी गमी हुई है। तो कोई बात नहीं, हम शादी सादा ढंग से करवा देंगे। बच्चों की खुशियां मायने रखते हैं, बाकी ऑफ नहीं, सूरज बोले। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने भैया, मैं भी यही सोच रहा था कि अब आगे रिश्ते को टालेंगे नहीं, क्योंकि पता नहीं कब क्या प्रॉब्लम आ जाए। बच्चे एक दूसरे को चाहते हैं और अब हम लोग भी एक दूसरे को समझ गए हैं, तो बेहतर होगा कि रिश्ता कर दिया जाए ताकि दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। अमृत बोले। चलो, अब जाकर मुझे सारी बात समझ में आई, पर जो हुआ सो हुआ, पर आगे से ध्यान रखना रूपाली की अब कोई भी ऐसी बात मत करना जो कि नितिन और मिताली के ऊपर गलत असर डालें, शोभना ने कहा। जी माँ, अब ध्यान रखेंगे, और अब मुझे आखिर समझ में आ गया है कि मैं कहाँ गलत थी और इतनी बुद्धू नहीं हूं कि बार बार वही गलती दोहराऊंगी, रूपाली ने कहा। उधर मॉरिशस में अर्नव और नेहा अपना हनीमून एंजॉय कर रहे थे। अर्नव नेहा की बहुत ही ज्यादा केयर करने लगा था, शायद एक बार उसे खोते खोते वापस पाया था तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा हो गई थी अर्नव की लाइफ में। और नेहा वह तो बस खुशी से पागल हुई जा रही थी अर्नव के इस अंदाज पर। एक तो उसका रोमांटिक अंदाज, उस पर उसकी हद से ज्यादा केयर करना, नेहा का दिल खुशी से उछल जाता था। दोनों लोगों ने मार्केट जाकर शॉपिंग की और फिर वापस रूम में आ गए। नेहा बेड पर जा गिरी। क्या हुआ नेहा, थकान हो गई क्या?
अर्नव ने उसके पास लेटते हुए कहा। हाँ, थकान नहीं होगी क्या? पूरे 4 घंटे से हम लोग घूम रहे हैं। पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग कर ली। शशांक भाई, रूबी भाभी और पापा के लिए शॉपिंग कर ली और फिर भी तुम्हारा मन है कि भरता ही नहीं है। कितनी सारी शॉपिंग तुमने मुझे भी करवा दी है, नेहा बोली। हाँ तो नहीं करवाऊंगी क्या? मेरी इकलौती बीवी हो तो प्यार भी ज्यादा मिलेगा और केयर भी ज्यादा मिलेगी, अर्नव ने उसके गालों से को चूमते हुए कहा। बाय द वे मिस्टर हस्बैंड, आपको बता दूं बीवी सबकी इकलौती ही होती है, दर्जनों किसी की नहीं होती है, नेहा ने मुंह बनाकर कहा। हाँ दर्जन नहीं होती है पर गर्लफ्रेंड तो दर्जन होती है ना, पर मेरी तो अब गर्लफ्रेंड भी एक है और बीवी भी एक है, तो सारा प्यार दुलार इसी पर लुटाना है। अर्नव ने नेहा के ऊपर आते हुए कहा तो नेहा की आंखें बड़ी हो गई। क्या हुआ? अर्नव ने कहा। यह तुम क्या करने वाले हो? नेहा बोली। वही जो तुम सोच रही हो, अर्नव ने उसके गाल पर उंगली फिराकर कहा। पर मैंने कहा था ना कि मैं थक गई हूं। हम 4 घंटे से घूम रहे हैं, फिर तुम इस तरीके से अपना मूड कैसे बना सकते हो? नेहा ने मुंह फुलाकर कहा तो अर्नव तुरंत उसके ऊपर से हटकर साइड में लेट गया। बस इतनी सी बात, तुम एक बार बोल तो सही कि तुम्हें थकान है, तुम्हारा मन नहीं है। मेरी तरफ से कोई भी जबरदस्ती नहीं होगी नेहा। अर्नव ने कहा, पर अगले ही पल नेहा उसके ऊपर आ गई तो अब अर्नव ने आंखें बड़ी करके उसे देखा। जब तुम इस तरीके से फिक्र करते हो ना तो तुम पर टूट कर प्यार आता है और फिर सारी थकान एक तरफ रह जाती है और सिर्फ तुम्हारे प्यार में डूबने को दिल चाहता है, नेहा ने अर्नव के चेहरे पर झुकते हुए कहा तो अर्नव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने नेहा का चेहरा अपने हथेलियां के बीच ले लिया और उसी के साथ दोनों फिर से प्यार के समंदर में गोते लगाने लगे। शॉपिंग हो गई है ना? किसी के लिए कुछ लेने को रह तो नहीं गया? अर्नव ने नेहा के साथ पैकिंग करते हुआ कहा। न बाबा, अब कुछ नहीं लेना है, और हाँ सब पैकिंग हो गई है, अब प्लीज कुछ और नहीं, जगह ही नहीं है। जब हम यहाँ पर आए थे तब हमारे पास 2 बैग थे, केवल अब 4 बैग हो गए हैं। इतनी सारी शॉपिंग की है हमने, लेकिन बड़ी ही खुशी हो रही है, फाइनली इतने दिनों बाद हम घर वापस जा रहे हैं, नेहा बोली। मुझे तो खुशी नहीं हो रही है, अर्नव ने मुंह बनाकर कहा। वह क्यों बोल रहे हो? नेहा बोली। क्योंकि इतने प्यार रोमांटिक मोमेंट्स एंजॉय कर रहे थे हम यहाँ पर, सिर्फ मैं और तुम अकेले में। न घर की टेंशन, न ऑफिस की चिंता, न कोई भी परिवार का साथ में, पर अब वहां जाकर मैं अपने काम में लग जाऊंगा और तुम अपने घर गृहस्थी में लग जाओगी और फिर इतना बड़ा परिवार है। कभी कोई आएगा हमारे पास, कभी कोई आएगा। रोमांस के लिए तो टाइम ही नहीं मिलेगा, अर्नव बोला तो नेहा ने उसके दोनों गाल पकड़ के खींच लिए। यह क्या है? अर्नव ने चिढ़कर कहा। अरे मेरे भोले बलमा, अगर मन नहीं भरा है तुम्हारा तो चलो हनीमून को 1 महीने और एक्सटेंड कर देते हैं और घर नहीं जाते। वैसे जहां तक मैंने महसूस किया है, मुझसे भी ज्यादा तुमने घर को मिस किया है इस हनीमून पीरियड में। कभी तुमने मम्मी को मिस किया है तो कभी पापा को, कभी आनंद जीजू को तो कभी नंदिता को, और सबसे ज्यादा मिस किया है तुमने उन 2 नन्हे शैतानों को, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्नव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आई और उसने नेहा का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। घर तो आखिर घर होता है नेहा, चाहे कितना भी लोगों को लगता रहे कि बाहर जाएंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, पर यह सब चीजें कुछ दिनों तक ही अच्छी लगती हैं, फिर मन वापस से घर जाने के लिए बेचैन होने लगता है, क्योंकि जो सुकून घर और परिवार के साथ मिलता है वह कहीं नहीं मिलता है, अर्नव बोला। नेहा ने उसकी आंखों में झांका। और तुम सच कह रही हो नेहा, पिछले 2-3 दिन में से मुझे सबकी बहुत याद आ रही है। मम्मी की, पापा की, भैया की, भाभी की, और सबसे ज्यादा याद आ रही है मुझे सिद्धांत और रेवांशी की। दोनों मेरे पास घंटों रहते थे, मेरा अच्छा खासा टाइम निकलता था उनके साथ, और जब से हम लोग हनीमून पर आए हैं मेरी तो बाहें तरस गई है दोनों बच्चों को अपनी गोद में लेने के लिए। तो बस दिल कर रहा है कि जल्दी से वापस जाऊं और उन लोगों के साथ खेलूं, अर्नव बोला। इसीलिए तो वापस जा रहे हैं, पर अभी तुमने बोला ना कि अभी तुम्हारा और मन था, नेहा बोली। हाँ तो वह सिर्फ इसलिए कहा ताकि तुम मुझसे कहो कि मैं वहां जाकर तुम्हें पूरा टाइम दूंगी, पर तुमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, अर्नव ने कहा। तो ये भी कोई कहने की बात है? मेरा टाइम और किसका होगा तुम्हारे सिवा? तुम्हें पूरा टाइम दूंगी मैं, इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो।
पर अब घर वापस चलना होगा। मेरी नंदिता से बात हुई थी, नितिन भी वापस आ गया है और अब शायद नितिन और मिताली के रिश्ते की बात होगी, तो अब हमारा वहां रहना जरूरी है, नेहा बोली। और हाँ, मम्मी ने बताया था कि निमेश और सिमरन भी घूमने गए हुए हैं। अगले हफ्ते वह लोग वापस आ जाएंगे, तो फिर सब लोग बैठकर मिताली की के बारे में ही डिसाइड करेंगे। और मुझे तो बहुत ही खुशी है नितिन के वापस आने की। फाइनली मेरी बहन मिताली की जिंदगी में भी खुशियां आ गई। पिछले कुछ महीनों से एकदम उदास हो गई थी वह, अर्नव बोला। बिल्कुल आएगी खुशियां, और अब किसी की भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भगवान की कृपा से सब कुछ सही हो गया है। बस मिताली ही रह गई थी, तो अब उसकी भी जिंदगी में सेटलमेंट हो जाएगा उसकी, और नितिन की लाइफ भी अपनी स्पीड में आगे बढ़ने लगेगी, नेहा ने कहा। चलो अब जल्दी से सामान पैक कर लेते हैं, फिर 2 घंटे बाद हमारी फ्लाइट भी है, तो हमें एयरपोर्ट निकलना होगा, अर्नव ने कहा, और फिर दोनों सामान पैक करने लगे। उधर सिडनी में बिस्तर में एक तरफ सिद्धांत गहरी नींद में सो रहा था, तो वही उसके पास ही निमेश सिम्मी को बाहों में लिए आंखें बंद किए हुए था। थैंक्स निमेश, अचानक से सिम्मी बोली, तो निमेश ने आंखें खोल उसकी तरफ देखा। मुझे और सिड को इतना प्यार करने के लिए। मैं बहुत लकी हूं जो तुम मेरी जिंदगी में आए। आई लव यू, सिम्मी बोली। थैंक्स टू यू डियर। मेरी लाइफ में आने और मुझे सिड देने के लिए, निमेश ने सिद्धांत के ऊपर हाथ रखकर कहा। निमेश, कभी भी सिड का सच किसी को पता तो नहीं चलेगा डॉट। मुझे बहुत डर लगता है। इतना प्यार पाया है हम दोनों ने, अब हम ये प्यार खोकर जी नहीं पाएंगे, सिम्मी बोली। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं हूं न, सब संभाल लूंगा। तुम फिक्र मत करो, बस रिलैक्स रहो, निमेश ने उस पर पकड़ कसते हुए कहा, तो सिम्मी भी सुकून के साथ उसकी बाहों में सिमट गई। उधर इंडिया में मिताली रोते रोते थककर सो गई थी। घर के बाकी लोगों ने भी इस समय उसे डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा। डिनर का समय हो गया था, पर मिताली अब तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी। रूपाली का दिल बार बार उससे उसके पास जाने को कर रहा था, पर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो उन्होंने नंदिता की तरफ देखा। आप चिंता मत कीजिए चाची, मैं लेकर आता हूं। बाकी आपकी बेटी है, और आपको अपनी बेटी से बात करने के लिए उसके पास जाने के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है, नंदू ने कहा। मैं उससे बात करूंगी भी और उसके पास में बैठूंगी भी, पर अभी आज तुम उसे मना कर ले आओ। इस समय वह बहुत ज्यादा हर्ट है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी भी बात से और ज्यादा तकलीफ हो जाए उसे, रूपाली ने कहा, तो नंदिता मिताली को लेने उसके कमरे में आ गई। नंदिता ने दरवाजा नोक किया तो दरवाजा खुल गया। वह अंदर आई तो देखा मिताली सो रही है। नंदिता उसके पास आकर बैठ गई और उसके सिर पर हाथ रखा, तो मिताली ने आंखें खोलकर देखा। अरे भाभी आप। मिताली उठ खड़ी हुई। बस डिनर पर सब इंतजार कर रहे थे, इसलिए तुम्हें बुलाने आ गई। ठीक हो तुम? नंदिता ने उसके गाल से हाथ लगाकर कहा। जी भाभी मैं ठीक हूं, और भला मुझे क्या होगा? सब लोग तो है मेरी केयर करने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए, मेरे लिए लड़ाई झगड़ा करने के लिए। फिर भला मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? मिताली ने कहा। देखो मिताली, मैं जानती हूं कि तुम तकलीफ में हो, पर इसका मतलब ही नहीं कि तुम अपने मन में कुछ भी गलत सोचने लगो। सब तुम्हारी केयर करते हैं, सब तुम्हें प्यार करते हैं, और हाँ, उसी सब में थोड़ा कभी कभार सब एक्स्ट्रा पॉजिटिव से हो जाते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि सब तुम्हारी वजह से लड़ाई झगड़ा करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वह दोनों का इमेच्योर बिहेवियर था जो उन दोनों ने गलती से दिखाया, और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों को ही अपनी गलती का एहसास हो गया है, नंदिता ने कहा। गलती का एहसास हो गया है, बहुत अच्छी बात है, पर तब हुआ है जब मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, मिताली उदासी से बोली। कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है, न कभी बर्बाद होगा, तुम बस खुद पर और अपने परिवार पर विश्वास रखो, और हाँ, नितिन पर भी। क्योंकि नासमझी और गुस्से में उसने गलत व्यवहार कर दिया, पर इसका मतलब यह नहीं उसका प्यार कम हो गया है या तुम्हारे लिए परवाह कम हो गई है। वह आज भी तुम्हें वैसे ही चाहता है जैसे पहले चाहता था, नंदिता ने कहा, तो मिताली ने उसकी तरफ देखा। एक बार उसकी तरफ से भी सोचने की और देखने की कोशिश करो। गलत तो उसके साथ भी हुआ था ना। उस दिन उसकी इंसल्ट हुई थी इस घर में।
वह परेशान था, दुखी था और उस पर उसके भाई और उसके पिता की मौत। तो वह नहीं समझ पाया होगा। उसे समय अपना पूरा बिजनेस एम्पायर संभालना था, अपनी माँ को संभालना था। उस समय वह तुमसे कुछ दिनों तक बात नहीं कर पाया और तब तक तुम भी तो विदेश चली गई। फिर उसके बाद कैसे बात करता वह? और तुम आई हो वैसे ही आया ना वह हमारे घर रिश्ता लेकर? हाँ, मैं मानती हूं कि उसका तरीका गलत हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि वह तुम्हें भूल गया या वह तुम्हें हर्ट करना चाहता है, नंदिता ने कहा। उसे समय अपना पूरा बिजनेस एम्पायर संभालना था, अपनी माँ को संभालना था। उस समय वह तुमसे कुछ दिनों तक बात नहीं कर पाया और तब तक तुम भी तो विदेश चली गई। फिर उसके बाद कैसे बात करता वह? और तुम आई हो वैसे ही आया ना वह हमारे घर रिश्ता लेकर? हाँ, मैं मानती हूं कि उसका तरीका गलत हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि वह तुम्हें भूल गया या वह तुम्हें हर्ट करना चाहता है, नंदिता ने कहा। भाभी, मैं समझती हूं और मैं आपकी हर बात से सहमत हूं। मैं मानती हूं कि नितिन की परिस्थितियां सही नहीं थी, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि वह मुझ पर ब्लेम लगाने लगे। वह मुझे ही बोलने लगे कि मैंने उसका इंतजार नहीं किया। मैंने तो उसे पर कोई आरोप नहीं लगाया, उल्टा उसने मुझ पर आरोप लगाए कि मैं शादी करने के लिए तैयार हो गई। मैं उसे भूल गई, जबकि सच क्या है यह आप भी जानती हो भाभी, मिताली बोली। हम सब जानते हैं, पर वह तो सच नहीं जानता ना। उसने तो यही उम्मीद की होगी ना कि जब सिंघानिया के यहाँ से रिश्ता आएगा तो तुम्हारी तरफ से मना हो जाएगा। और अगर तुम्हारी तरफ से यहाँ से मना हो जाता तो शायद फिर वह इस तरीके का बिहेव करता भी नहीं। शायद नहीं, वह चाची के साथ बदतमीजी भी नहीं करता है और ना ही तुम्हें हर्ट करता, क्योंकि तब उसे इतनी ही बात समझ में आ जाती कि परिस्थितियां कैसी भी रही हो पर तुमने उसका साथ नहीं छोड़ा। पर यहाँ गलतफहमी आ गई, तुमने रिश्ते के लिए हाँ कहा नहीं था जबकि परिवार वालों ने हाँ कहा था। तुम तो उसे मना करने वाली थी जबकि उसे लगा कि तुमने हाँ कहा है, इसीलिए उन्हें घर पर बुलाया गया है। इसमें गलती किसी की भी नहीं है मिताली, न तुम्हारी और न ही नितिन की। बस परिस्थितियां गलत हो गई थी और तुम इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझती हो। कई बार तो इंसान गलत ना होते हुए भी परिस्थितियों के कारण गलत साबित हो जाते हैं, जैसे कि मैं और तुम्हारे भैया के बीच हुआ, जैसे कि नेहा और अर्नव के बीच में हुआ और जैसा कि रूबी और शशांक भाई के बीच हुआ। तुमने तो सबकी परिस्थितियों देखी है, सबकी परिस्थितियों को जाना है, उसके बाद भी तुम इस तरीके से नाराजगी कैसे दिखा सकती हो मिताली? तुम जानती हो कि नितिन तुम्हें बहुत चाहता है और सिर्फ वही नहीं, तुम भी उसे बेहद प्यार करती हो। तभी तो इतने महीनों बाद भी तुम उसे नहीं भूल पाई और ना ही जिंदगी में आगे बढ़ पाई, पर आप जब किस्मत ने मौका दिया है तो सिर्फ अपने ईगो के कारण और इस बेवजह की नाराजगी के कारण इस मौके को मत गंवाओ और रिश्ते के लिए हाँ कर दो, फिर सब कुछ सही हो जाएगा, नंदू बोली। अब मुझे शादी की नहीं करनी है, किसी से नहीं करनी है, किसी से नहीं करनी है, नहीं नितिन से, नहीं किसी और से। मैं बस वापस फिर से चली जाऊंगी फॉरेन। मुझे रहना ही नहीं है यहां पर। हर कोई बस अपनी मनमर्जी से चलता है। जिसको देखो वह अपने हिसाब से चलना चाहता है, चाहे मम्मी हो या नितिन हो या बाकी पूरा परिवार। कितना मन किया था मैंने कि मैं रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं और सब ने जबरदस्ती मुझे उन लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ी बात, नितिन ने भी मुझे समझने की जगह उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा दिया कि मैं उसे भूल गई और शादी करने के लिए तैयार हो गई। अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है और न ही मुझे अब किसी भी तरीके का कोई रिश्ता चाहिए। नफरत होने लगी है मुझे इस शादी नाम के शब्द से, मिताली नाराजगी से बोली। नहीं मिताली, ऐसी बातें नहीं करते। शादी के बंधन से कभी नफरत नहीं होनी चाहिए। यह बहुत ही खूबसूरत बंधन होता है जहां दो लोग मिलकर नया सृजन करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। यही तो दुनिया का सबसे खूबसूरत बंधन होता है। इसलिए इस बंधन से नफरत मत करो और ना ही इनकार, नंदिता बोली। पर भाभी, मुझे यह बंधन नहीं चाहिए, क्योंकि जाना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यह सब कुछ मेरे लिए है ही नहीं, वरना इतनी प्रॉब्लम आती ही नहीं, मिताली बोली। यह सब कुछ तुम्हारे मन का भ्रम है मिताली, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम किसके रिश्ते में नहीं आती?
हर रिश्ते में प्रॉब्लम आती है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि हम प्रॉब्लम से डर कर भाग खड़े हो। हमें प्रॉब्लम का मुकाबला करना है और खुद को साबित करना है। बस हम सब ने खुद को साबित किया है, हमारे रिश्ते को साबित किया है, और अब खुद को साबित करने की बारी तुम्हारी और नितिन की है, नंदिता बोली। मुझे उसके सामने खुद को कुछ भी साबित नहीं करना। उसे जो साबित करना था उसने वह साबित कर लिया। इनफैक्ट मुझे तो उससे बात ही नहीं करनी। इस तरीके का कैसे कर सकता है वह? मिताली का गुस्सा अभी भी कम नहीं हो रहा था। ठीक है, मत करो तुम साबित, पर उसे तो मौका दो अपनी बात कहने का और तुम्हें मनाने का। नंदिता बोली। मिताली ने उसकी तरफ देखा। हाँ, मैं सच कह रही हूं। नाराज होने का तुम्हारा हक है, तो मनाने का उसका भी तो है। तुमने तो अपनी नाराजगी दिखा ली, कंगन वापस कर दिए और रिश्ता तोड़कर आ गई। अब मानने की बारी उसकी है, तो उसे मनाने का हक तो है ना। अगर वह तुम्हें मना पाता है तो रिश्ता होगा, नहीं मना पाता है तो कोई बात नहीं। पर तुम उससे यह हक नहीं छीन सकती कि वह कोशिश भी ना करें। नंदिता बोली तो मिताली कुछ सोच में डूब गई। अच्छा चलो और ज्यादा मत सोचो। सब लोग डिनर के लिए इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ, नंदिता ने कहा और उठ खड़ी हुई। आप चलिए भाभी, मैं फ्रेश होकर आती हूं। मिताली बोली तो नंदिता कमरे के बाहर निकल गई, पर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि वह समझ गई थी कि जिस काम के लिए वह आई थी उसे करने में कामयाब हो गई है और मिताली नितिन को एक मौका जरूर देगी। मिताली उठकर वॉशरूम गई और चेहरे पर पानी के छींटे मारे। क्या सच में भाभी जो कह रही है वह ठीक है? सब परिस्थितियों का दोष था? नितिन की या मेरी कहीं से कोई गलती नहीं थी। उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके पापा और उसके भाई नहीं रहे। इस समय मैं उसे मुझसे बात करने का होश कहाँ रहेगा? उसकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी इसी तरीके से करती। इस समय अपने परिवार को संभालती, ना कि किसी और के बारे में सोचती। और फिर जब तक नितिन उन सब से उबर पाया होगा तब तक मैं यहां से चली गई थी। तो फिर वह कैसे मुझसे बात करता? मेरा तो नंबर भी बंद हो गया था ना, मिताली ने खुद से ही कहा। पर जो भी हो, उसे इस तरीके से मुझ पर आरोप नहीं लगाने चाहिए थे। और नहीं, उसे इस तरीके से मम्मी की बेइज्जती करनी चाहिए थी। यह उसने गलत किया और इसकी यह गलती मैं कभी माफ नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं, मिताली खुद से बोली और फिर बाहर आ गई। सबका डिनर हुआ और सब अपने कमरे में चले गए। नितिन के बारे में किसी ने भी मिताली से बात नहीं की, हालांकि पूरा राठौर परिवार का नितिन और मिताली के रिश्ते के लिए तैयार था, पर फिर भी वो चाहते थे कि पहले नितिन और मिताली के बीच में सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, उसके बाद ही आगे बात करें। इस बार वह कोई भी जल्दबाजी करके मिताली को हर्ट नहीं करना चाहते थे। खासकर रूपाली ने इस बार तय कर लिया था कि अब जो कुछ भी होगा वह मिताली के हिसाब से होगा, और अब जबकि उन्हें नितिन और उनके परिवार से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो फिर उन्होंने नितिन और मिताली को थोड़ा समय देने का तय कर लिया था, ताकि उन दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो जाए और दोनों ही रिश्ते के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए। अगले 2-3 दिन नितिन ने मिताली से बात करने की कोशिश की, पर मिताली ने उसे मौका नहीं दिया। इतनी नाराजगी पर कोई न, मैं हार तो नहीं मानूंगा, नितिन खुद से बोला, और अगले दिन मिताली तैयार होकर अपने ऑफिस जाने के लिए निकली कि तभी नितिन की गाड़ी आकर उसकी गाड़ी के आगे रुक गई। मिताली ने एक नज़र सामने खड़ी गाड़ी को देखा जिसमें कि नितिन बैठा हुआ था, और फिर गुस्से से अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़कर ले जाने ही वाली थी कि तभी नितिन अपनी गाड़ी से उतरकर उसकी गाड़ी में आकर बैठ गया। मिताली ने गुस्से से उसे घूरकर देखा तो नितिन बदले में मुस्कुरा उठा। यह क्या बदतमीजी है मिस्टर सिंघानिया? आप निकलिए मेरी गाड़ी से और अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के सामने से हटाइए, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मिताली ने कहा। अब तुम्हारे लिए मैं मिस्टर सिंघानिया कब से हो गया? मैं तुम्हारा नितिन हूं। प्लीज इस तरीके से मुझे मिस्टर सिंघानिया कहकर हर्ट मत करो, नितिन बोला। ओह, आप भी हर्ट होते हैं? मुझे तो लगा था कि आप सिर्फ हर्ट करना जानते हैं, मिताली बोली। यह सर क्या है मीतू, मैं नितिन हूं, प्लीज इस तरह मत करो ना, नितिन बोला। सॉरी सर, पर आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। नितिन तो कुछ महीना पहले गायब हो गया था और उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। और जो मेरे साथ आकर बैठा है वह मिस्टर सिंघानिया है। वह बहुत बड़े बिजनेस अंपायर के इकलौते वारिस।
मिसेज सिंघानिया के इकलौते बेटे जिन्हें पूरा दिल्ली जानता है, पर इन्हें मैं नहीं जानती हूं। और ये मेरे नितिन हो ही नहीं सकते, मिताली ने कहा तो नितिन ने उसका हाथ अपने हाथों के बीच थाम लिया। मिताली ने अपने हाथ की तरफ देखा और फिर नितिन को देखा। हाथ छोड़ो मेरा, मिताली बोली। नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, मैं चाहे कितने बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक बन जाऊं, चाहे कितना बड़ा आदमी बन जाऊं, पर तुम्हारे लिए वही नितिन रहूंगा जो तुम्हें बाइक पर बिठाकर दिल्ली की सड़कों पर घूमता था, जिसके पास तुम्हें बड़े बड़े रेस्टोरेंट में डिनर कराने के लिए पैसा नहीं था और जो तुम्हें अक्सर ही ढाबे पर या चौपाटी पर लेकर जाता था, जो बड़े कैफे अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए अक्सर ही तुम्हें नुक्कड़ वाली कुल्हड़ चाय पिलाने के लिए ले जाता था। नितिन ने कहा तो मिताली आंखें भर आई। झूठ बोल रहे हो तुम, बिल्कुल झूठ। तुम नितिन हो ही नहीं सकते। तुम बदल गए हो। वह नितिन कभी किसी को हर्ट नहीं करता था, किसी की बेइज्जती नहीं कर सकता था। मेरा नितिन कभी भी मुझे गलत नहीं समझ सकता था, मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं सोच सकता था, मेरी मम्मी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता था। वह नाराज हो सकता था, वह शिकायत कर सकता था, पर इस तरीके से बदला वह कभी भी नहीं ले सकता था। मिताली दुखी होकर बोली, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। आई एम सॉरी मिताली, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, न जाने कैसे मुझसे गलती हो गई। तुम तो जानती हो मैं ऐसा नहीं हूं, पर होता है ना, कभी कभी वक्त और हालात आपको बहुत ही ज्यादा अलग बना देते हैं, और बस वही मेरे साथ हो गया। मैंने तो रिश्ता यह सोचकर भेजा था कि तुम रिश्ते के लिए मना कर दोगी और फिर मैं नितिन बनकर तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आऊंगा जब मिस्टर सिंघानिया के लिए रिश्ते से इनकार हो जाएगा। पर जब तुम्हारे यहां से रिश्ते के लिए हाँ हो गया तो तकलीफ हुई। मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गई हो और अपनी मम्मी की तरह बस मिस्टर सिंघानिया नाम सुनकर ही रिश्ते के लिए हाँ कर दिया, बिना मुझे जाने, बिना मुझे देखें। और बस इन्हीं सब में गलती मुझसे हो गई। तुम जानती हो कि तुम्हें हर्ट करने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तुम जानती हो तुम्हें मैं कितना प्यार करता हूं, नितिन ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियां के बीच लेकर कहा। पर तुमने अपने मन में यूं ही सोच लिया कि रिश्ते के लिए हाँ हो गया है। मैं रिश्ते के लिए कोई हाँ नहीं किया था। मैं तो उस दिन मना करने के लिए ही नीचे आई थी, पर तुम्हें देखकर मैं कुछ बोल ही नहीं पाई और फिर इतना सब कुछ ड्रामा हो गया। और सबसे बड़ी बात, तुमने रिश्ता भेजने से पहले मुझसे मिलने की, मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम भी मुझे परखना चाहते थे ना? तुम जानना चाहते थे कि मैं तुम्हें सच्चा प्यार करती हूं या नहीं करती हूं? और तुम्हारी इस परख में मैं फेल हो गई। हाँ, मैं फेल हो गई। मैं नहीं करती तुम्हें प्यार, फिर क्यों आए हो मेरे पीछे पीछे? जाओ ना, जाकर अपना काम देखो। किसी और से शादी करो जो सिर्फ तुम्हें चाहे, तुम्हारे नाम, तुम्हारे पैसे को नहीं, जिसके मन में पैसे का लालच ना हो मेरी तरह, मिताली ने दुखी होकर कहा। तो नितिन ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बस करो, और कितना उल्टा सीधा बोलोगी, कितना मुझे और खुद को हर्ट करोगी। तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता, और मैं भी जानता हूं कि तुम मुझे कितना चाहती हो। तुम भी मेरे अलावा किसी के बारे में कभी नहीं सोच सकती। बस कुछ मेंटल स्ट्रेस और कुछ गलतफहमी, इस वजह से इतना सब हो गया। मिताली, यह सच है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, बहुत प्यार करता हूं तुम्हें। तुम्हारे अब्रॉड जाने के बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की थी, पर तुम यहां नहीं थी और मैं फिर किसी को नहीं बताना चाहता था अपनी असलियत, इसलिए मैं किसी और से नहीं मिला और तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। एक पल को मेरा दिल भी किया था कि पहले जाकर तुमसे मिलता हूं, पर तभी मेरे कानों में खबर आई कि रूपाली आंटी तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही है, और बस वहीं से दिमाग घूम गया कि तुम इतनी जल्दी मुझे भुलाकर आगे बढ़ रही हो। हालांकि मैं जानता था यह रूपाली आंटी का काम है, बाकी तुम ऐसा नहीं करोगी। पर फिर भी मेरे मन में इसी बात की तकलीफ थी कि तुम्हारी सहमति के बाद ही तो रूपाली आंटी रिश्ता ढूंढ रही होगी ना, और इसी में सब गलतियां होती चली गई। अब आज तुम्हारे और मेरे बीच अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, तो प्लीज अब सब कुछ भूल जाओ ना, सब कुछ खत्म करो न मिताली, प्लीज। आई लव यू मिताली, और नहीं बर्दाश्त तुम्हारी नाराजगी, नितिन बोला। अब आज तुम्हारे और मेरे बीच अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, तो प्लीज अब सब कुछ भूल जाओ ना, सब कुछ खत्म करो न मिताली, प्लीज।
आई लव यू मिताली और नहीं बर्दाश्त तुम्हारी नाराजगी, नितिन बोला। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी नितिन, क्योंकि मैं भी तुम्हें प्यार करती हूं, नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, पर तुमने जो मम्मी के साथ किया बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं मानती हूं कि कोई ने गलती की, पर वह हमसे बड़ी है। बड़े लोग अगर कुछ गलत करें इसका मतलब यह तो नहीं कि हम इस तरीके से उन्हें सबके सामने बेइज्जत करें, मिताली बोली। डोंट वरी मी टू। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आनंद और नंदिता भाभी ने मुझे अच्छे से समझा दिया है। अब तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं रूपाली आंटी से माफी मांग लूंगा। वाकई मैं बहुत शर्मिंदा हूं मिताली अपने किए के लिए, पर प्लीज तुम तो मुझे माफ कर दो। और तुम मुझसे इस तरीके से नाराज मत रहो, बाकी सब कुछ सही कर दूंगा मैं, नितिन ने कहा तो मिताली ने उसकी तरफ देखा और वापस से उसके सीने से सिर टिका लिया। प्लीज अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मिताली ने कहा। कभी नहीं, नितिन ने उस पर अपनी बाहों की पकड़ कसते हुए कहा। नितिन और मिताली के बीच सारी गलतफहमी और नाराजगी खत्म हो गई थी और दोनों फिर वहां से अपने अपने पर चले गए। मिताली ने नंदिता को बता दिया था कि उसके और नितिन के बीच सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। नंदिता ने यह बात घर के बाकी लोगों को बता दी और सब लोग इस बात को सुनकर बेहद खुश हुए, तो वही नितिन ने भी अपने घर जाकर मिसेज सिंघानिया को बता दिया था कि उसके मिताली के बीच सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है और अब वह जल्द से जल्द मिताली के साथ शादी करना चाहता है। मिसेज सिंघानिया को और चाहिए क्या था, वह बस नितिन की खुशियां चाहती थी। नितिन उनकी इकलौती संतान थी और वह चाहती थी कि नितिन हमेशा खुश रहे। अगले दिन अर्नव और नेहा वापस इंडिया आ गए। निमेश और सिमरन अभी नहीं आए थे, वो एक दिन बाद आने वाले थे। नेहा और अर्नव को देखकर पूरा परिवार बेहद खुश हुआ। नेहा अपने साथ लाए गिफ्ट सबको देने लगी, तो वही अर्नव आते ही रेवांशी के साथ खेलने में व्यस्त हो गया। नेहा ने उसे ऐसे खेलते देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नंदू ने आकर नेहा के कंधे पर आकर हाथ रखा तो नेहा उसके गले लग गई। तुझे बहुत मिस किया नंदू, और अर्नव ने तो रेवांशी और सिद्धांत को बहुत ही ज्यादा मिस किया। हम सब ने भी तुम दोनों को बहुत मिस किया। बहुत अच्छा है जो आज तुम लोग आ गए। आज शाम को नितिन और मिसेज सिंघानिया मिताली का रिश्ता लेकर आ रहे हैं। हालांकि निमेश और सिमरन तो अभी नहीं आ पाए हैं, पर कोई बात नहीं है, तुम लोग आ गए तो अच्छा हुआ, नंदिता ने कहा। मिताली का रिश्ता हो रहा है और नितिन वापस आ गया है तो बता नहीं सकती कितनी खुशी हुई। आखिर हम लोग भी यही चाहते हैं कि हम सब लोग खुश रहे, नेहा ने कहा। और भगवान की कृपा से सब कुछ सही हो रहा है, नंदिता ने कहा। मुझे तो यह तुम्हारी लाई हुई साड़ी बहुत पसंद आई। इसे तो मैं मिताली की शादी में पहनूंगी, तभी रूपाली बोली। तो ये मिताली की शादी के लिए ही तो लेकर आई हूं मैं। वहां पर साड़ियां का ट्रेंड नहीं है, पर फिर भी एक शोरूम था जहां पर सभी इंडियन ड्रेस थी, तो वहीं से मैंने आपके लिए और मम्मी के लिए साड़ियां खरीदी और यह गरम वाला शॉल खरीदा है दादी माँ के लिए, नेहा ने शोभना को शॉल देते हुए कहा। यह आपके लिए पापा और यह चाचा जी आपके लिए, नेहा ने सबको सबके गिफ्ट दे दिए। सब लोगों ने खुशी खुशी स्वीकार किए और फिर नेहा को आशीर्वाद दिया। नंदू यह तेरे लिए, नेहा ने एक पैकेट नंदिता को पकड़ाया। क्या है खोलकर देखती हूं, नंदिता बोली। अरे नहीं अभी नहीं, अंदर अपने रूम में जाकर खोल के देखना, नेहा बोली। पर क्यों, सब लोग तो अभी देख रहे हैं, फिर मुझे रूम में जाकर देखने को क्यों बोल रही है, नंदिता बोली। अरे बुद्धू, तेरे लिए साड़ियां या सूट लेकर नहीं आई हूं, अपीलिंग हॉट नाइट ड्रेस लेकर आई हूं। जीजू के सामने ही पहनना, इसलिए अपने कमरे में जाकर ही खोलना। यहां सबके बीच खोलेगी तो खुद भी शर्मिंदा होगी और मुझे भी शर्मिंदा करेगी, नेहा ने कहा तो नंदिता ने सिर पीट लिया। और क्या जरूरत थी तुझे यह ऊटपटांग हरकत करने की, नंदिता बोली। अरे इसे ऊटपटांग हरकत नहीं कहते हैं, ये तो रोमांस बढ़ाने के तरीके हैं। इसी से तो हस्बैंड वाइफ के बीच में आकर्षण बढ़ता है, समझी। अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के लुभाना जीजाजी को, इसलिए तो लाई हूं। इसमें कई सारी ड्रेस है। जीजू लट्टू होकर घूमेंगे तेरे आगे पीछे, नेहा ने आंखें मटका के कहा। असर दिख रहा है, मेरे अतरंगे देवर ने तुझे भी आधा पागल कर दिया। आधा नहीं, एकदम से पूरा पागल है।
और मुझे उन्हें लुभाने के लिए इस तरह की ड्रेस की जरूरत नहीं है, वह वैसे ही लट्टू बने फिरते हैं मेरे पीछे, नंदिता बोली। हाँ हाँ पता है सब। अब ज्यादा भाव मत खा। कहा है ना कि ये खास लाई हूं तो इन्हें अपने कमरे में जाकर ही खोलना, और हाँ नाइट में ही पहनना, सिर्फ जीजू के सामने, बाकी सब के सामने पहनने के लायक नहीं है, नेहा बोली। अपने लिए नहीं लाई तो ऐसी ड्रेस, नंदिता बोली। क्यों नहीं लाऊंगी, मैं भी अपने लिए लाई हूं, आखिर मेरा अर्नव तो है, वैसे भी है रोमांटिक और उसे ऐसी स्टाइलिश ड्रेस पसंद भी है, तो अपने लिए तो पूरे 1 दर्जन लाई हूं। बाकी 5 तेरे लिए और 5 सिमरन के लिए लाई हूं। सिमरन आएगी तब उसको दे दूंगी, नेहा बोली। थैंक यू सो मच नेहा, नंदिता ने कहा और अपना पैकेट लेकर अपने कमरे में चली गई और जाकर अलमारी में रख दिया। नेहा की बातों को सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राम मिलाई जोड़ी है इनकी। एक तरफ वो झल्ला इसका दीवाना अर्नव तो दूसरी ये पागल सी। दोनों ही नमूने हैं, नंदिता खुद से ही बोली और फिर वापस नीचे आ गई। पूरा दिन ऐसे ही हंसी खुशी में बीत गया। शाम को मिसेज सिंघानिया और नितिन उन लोगों के घर आ गए रिश्ता लेकर। मिसेज सिंघानिया को नितिन पूरी तैयारी के साथ मिताली के घर रिश्ता लेकर आए, गहने कपड़े और फल मिठाइयों के साथ। शाम को नितिन और मिसेज सिंघानिया मिताली के लिए रिश्ता लेकर सूरज अमृत विला में आ पहुंचे। वह लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी से आए थे, फल मिठाइयां कपड़े गहने सब कुछ लेकर। राठौर परिवार ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रूपाली ने अपना मन पक्का कर लिया था कि वह नितिन से माफी मांग लेगी अपनी गलतियों के लिए, पर इससे पहले कि वह कुछ बोलती नितिन उसके पास आया और उसने रूपाली के हाथों को अपने हाथों के बीच थाम लिया। रूपाली ने नितिन की तरफ देखा। मैंने आपके साथ जो मिसबिहेव किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए आंटी। आपके बेटे के जैसा हूं और अनजाने में गलती हो गई मुझसे। क्या मुझे आपकी माफी मिलेगी? नितिन ने कहा तो रूपाली की आंखों भर आई। उसने नितिन के गाल से हाथ लगाया। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए बेटा। गलती तुम्हारी नहीं, गलती की शुरुआत मुझसे हुई थी। पहले मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, तुम्हें बेइज्जत किया, तुम्हारी इंसल्ट की। प्लीज बेटा मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास बहुत पहले हो गया था, पर तुम नहीं थे इसलिए माफी नहीं मांग पाई, और जब तुम मिले तब तक चीजें काफी बदल गई थी और तुम्हारे मन में गलतफहमी आ गई, रूपाली बोली। कोई बात नहीं आंटी, वह जो पुरानी बातें थी उन्हें भूल जाइए। आज से एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत भावना नहीं है, कोई भी नेगेटिव बात नहीं है, और मैं भी पुरानी सारी बातों को भूल चुका हूं। आप भी प्लीज मेरे व्यवहार को जो मैंने आपके साथ किया उसे भूल जाइए और अपने बेटे की तरह मुझे स्वीकार कीजिए, नितिन ने कहा। रूपाली ने सूरज और अमृत की तरफ देखा तो दोनों ने पलकें झपका दी। ठीक है, तुम मेरे बेटे जैसे नहीं बल्कि बेटे ही हो, इसलिए अब मुझे आंटी कहने की जरूरत नहीं है। आज से तुम मुझे भी मम्मी ही बोलोगे निमेश और मिताली की तरह, और मैंने सारी पुरानी बातों को भुला दिया और तुम सही कह रहे हो। अब सब कुछ भुलाकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं हम दोनों, रूपाली बोली तो नितिन के साथ साथ मिसेज सिंघानिया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वही सामने खड़ी मिताली दोनों को भरी आंखों से देख रही थी। उन दोनों इस तरीके से बातें करते देख वह भावुक हो गई और जाकर रूपाली के गले लग गई। थैंक यू मम्मी, मिताली बोली। तुम्हारी खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है बेटा। हाँ मैं मानती हूं उस समय मुझसे गलती हो गई समझने में। अब मुझे समझ में आ गया है कि किसी भी इंसान को सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों से नहीं तोलना चाहिए। इंसान कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, यह भी मायने रखता है, रूपाली ने कहा। चलिए अब जब सब कुछ सही हो गया है तो जरा हम एक छोटी सी रस्म कर ले, मिसेज सिंघानिया बोली तो सबने उनकी तरफ देखा। बाकी सगाई और शादी तो जब पंडित जी मुहूर्त निकलेंगे तब हो जाएगी, पर अभी रोका कर लेते हैं ताकि यह दोनों फिर से लड़कर नाराज ना हो जाए, मिसेज सिंघानिया बोली तो सब लोग मुस्कुरा उठे। मिसेज सिंघानिया ने मिताली को सोफे पर बैठा दिया और फिर उसके सिर पर ओढ़नी उड़ा दी। उसकी गोद में फल मेरे और मिठाइयां रखें और फिर वही कंगन जो कि मिताली वापस करके आ गई थी, उन्होंने वापस से उसकी कलाई में पहना दिया। यह हमारे खानदानी कंगन है बेटा और अब इन्हें तुमको ही संभालना है।
सिंघानिया परिवार और उसकी विरासत को और इसकी शुरुआत आज से कर रही हूं, यह कंगन तुम्हें पहनाकर। ये जिम्मेदारी है हमारे परिवार की जो कि अब तुम्हें सौंप रहा हूं, मिसेज सिंघानिया बोली। मिताली ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई और फिर उनके पैर छुए। सब लोगों ने तालियां बजाई और उसके बाद फिर अमृत और रूपाली ने भी नितिन का तिलक किया और उसे भी भेंट देकर रिश्ता तय किया। उसके बाद सब लोग खाने पीने में व्यस्त हो गए और मिताली मिसेज सिंघानिया का दिया हुआ सामान लेकर अपने कमरे में चली गई। नितिन की नजरें उसे ही ढूंढ रही थी कि तभी नंदिता उसके पास आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? नंदिता बोली। नहीं भाभी, कुछ नहीं। वो मिताली दिखाई नहीं दे रही है, नितिन बोला। तो जाकर मिल लो, अपने कमरे में गई है और अब तो हक है आपका उससे मिलने का। नंदिता ने कहा और मिताली के कमरे की तरफ से इशारा कर दिया। लेकिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और धीरे से मिताली के कमरे की तरफ बढ़ गया। मिताली ने ले जाकर वह सारा सामान अपने कबर्ड में रखा और अभी जाने के लिए मुड़ने ही वाली थी कि तभी नितिन ने उसे पीछे से अपने बाहों के घेरे में ले लिया और उसके कंधे पर अपना चेहरा टिका दिया। नितिन के स्पर्श को महसूस कर मिताली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? मिताली ने कहा। अब जब तुम मुझे वहां छोड़कर आ गई तो मजबूर होकर मुझे तुम्हें ढूंढते हुए यहां आना पड़ेगा न, अब तुम्हें देखे बिना दिल कहाँ लग रहा था, नितिन ने कहा। अच्छा जी, बुद्धू बनाने के लिए मैं मिली थी तुमको, मिताली ने हंसकर कहा तो नितिन ने उसे अपनी तरफ घुमाया। इसमें बुद्धू बनाने वाली क्या बात है? रियली मिताली, तुम्हारे बिना बड़ा ही अजीब लग रहा था मुझे। सब लोग अपनी अपनी बातों में बिजी है और मेरी नज़र तुम्हें ढूंढ रही थी। वो तो भला हो नंदिता भाभी का कि उन्होंने मुझे बता दिया कि तुम कहाँ पर हो और तुम्हारा कौन सा रूम है और मैं यहाँ पर आ गया। वैसे तुम्हें बता दूं, नंदिता भाभी की परमिशन के साथ आया हूँ, इसलिए तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो यहाँ आने के लिए। नितिन ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे अपने करीब करते हुए कहा। चलो अच्छा है, नंदिता भाभी ने भेजा है, वरना अभी की अभी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देती मैं। इस तरीके से मेरे कमरे में आने की इजाजत नहीं है अभी तुम्हें, मिताली ने भी नितिन को तंग करते हुए कहा। क्यों नहीं है इजाजत? प्यार करता हूं, रिश्ता तय है और बस तुम देखती जाओ, 10 से 15 दिन के अंदर चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला फिक्स करूंगा और तुम्हें ले जाऊंगा अपने साथ अपने घर, नितिन ने कहा तो मिताली ने उसकी आंखों में देखा। सच्ची मिताली, आज मैं बहुत बहुत खुश हूं। फाइनली जो सपना हम दोनों ने देखा था वह पूरा होने वाला है। तुम और मैं हमेशा हमेशा साथ रहेंगे, नितिन ने उसके माथे से अपने माथा जोड़ते हुए कहा। मैं भी बहुत खुश हूं। तुम्हें बात नहीं सकती, यह कुछ महीने मेरे कितने तकलीफ में बीते थे। एक एक पल मैंने तुम्हें याद किया था, बस इंतजार में थी कि कब तुम वापस से मुझे मिल जाओ और सब कुछ सही हो जाए, मिताली ने कहा। नितिन ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मैं सब समझता हूं और चिंता मत करो, दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। बहुत प्यार करूंगा मैं तुम्हें, इतना कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुमने मेरे बिना और मुझे याद करके याद करते हुए जो दर्द सहा है वह सब भूल जाओगी, नितिन ने उसकी कमर पर अपनी बाहों का घेरा कसते हुए कहा। मिताली ने भी उसके सीने से सिर टीका लिया। नितिन ने उसका चेहरा अपनी हथेलियां के बीच थामा और उसके माथे को प्यार से चूम लिया और फिर उसके होंठों की तरफ झुकने लगा। इससे पहले कि उसके लब मिताली के होठों को छू पाते दरवाजे पर दस्तक हुई और मिताली ने एकदम से दरवाजे की तरफ देखा और फिर नितिन को। पर नितिन ने दरवाजे पर हुई दस्तक को इग्नोर किया और अगले ही पर उसके चेहरे को अपने हथेलियां के बीच थामा और एक उसके होठों पर एक डीप किस किया और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मिताली बस नितिन को देखती रही। नितिन ने दरवाजा खोला तो सामने नेहा खड़ी हुई थी। वह आपको सब बुला रहे हैं, नेहा बोली तो नितिन बाहर निकल गया और नेहा मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आ गई। नेहा को देख मिताली का चेहरा गुलाबी हो गया। क्या बात है, क्या चल रहा था यहां? गाल कुछ ज्यादा ही लाल हो रहे हैं, नेहा ने मिताली को छेड़ते हुए कहा। क्या भाभी, कुछ भी तो नहीं, बस वो मुझसे मिलने के लिए आया था और मैं यहाँ सामान रख रही थी तो बस ऐसे ही, मिताली वापस से अलमारी की तरफ बढ़कर अलमारी बंद करते हुए बोली। अच्छा जी, भाभी से भी छुपाया जाएगा, नेहा बोली तो मिताली मुस्करा उठी।
तो कुछ पप्पी और झप्पी हुआ या बस यूं ही? नेहा ने कहा तो मिताली का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। प्लीज भाभी आप भी ना, मिताली बोली और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। नेहा बस उसे मुस्कुराते हुए जाते देखती रही। थोड़ी देर में मिसेज सिंघानिया और नितिन सबसे विदा लेकर अपने घर वापस निकल गए। आज घर में एक और खुशी आई थी और सब लोग इस बात से बेहद खुश थे। निमिष और सिमरन को भी खबर दे दी थी रूपाली ने की बात नितिन और मिताली का रिश्ता तय हो गया है और वैसे भी अगले दिन वह दोनों भी इंडिया पहुंचने ही वाले थे। अब बस मिताली और नितिन की शादी की तारीख तय करनी थी ताकि दोनों को पवित्र बंधन में हमेशा के लिए बांध दिया जाए। उधर विक्रांत के घर पर विक्रांत और अरुणा हाल में बैठे हुए थे कि तभी उनके पास शिवांश का वीडियो कॉल आया। हाँ बेटा शिवा बोलो कैसे हो क्या हाल चाल है? अरुणा ने फोन लेते हुए कहा। मैं ठीक हूं मम्मी और सब कुछ यहां पर बढ़िया है। बस आपकी बहुत याद आ रही थी, शिवांश बोला। और हम लोगों को भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है बेटा। अब कितने दिन में और काम खत्म होगा तुम्हारा? कब वापस आ रहे हो तुम? अरुणा ने पूछा तो शिवांश के चेहरे पर हल्का सा तनाव आ गया। क्या हुआ बेटा तुम कुछ परेशान लग रहे हो? विक्रांत ने कहा। नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है, वह बस ऐसे ही कहते कहते शिवांश रुक गया। तुम बेझिझक मुझे अपने मन की बात कह सकते हो बेटा। क्या हुआ कोई परेशानी है क्या वहां पर तो बताओ मुझे? विक्रांत ने कहा। पापा यहाँ जो आपने मुझे अंकल के घर ठहराया है वह अंकल आंटी मुझे इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे मेरा रिश्ता अलीना के साथ तय हो चुका है और उनकी बेटी का बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत ही एरोगेंट है वो। अजीब अजीब टाइप की हरकतें करती है और मुझ पर तो इस तरीके से हक जमाती है जैसे उसने मुझे खरीद लिया हो। पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत ही अजीब लगता है। बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती मेरी। उसे ऐसा लगता है जैसे मैं इंडिया से आया हूं तो मुझे जैसे कुछ आता ही नहीं है। उनके परिवार उनके घर में रहने के लायक ही नहीं हूं और उसके पापा ने एहसान करके मुझे अपने साथ रखा हुआ है और शादी के बाद वो मुझे गुलाम बना के रखेगी। शिवांश ने कहा तो विक्रांत के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। और क्या लगता है तुम्हें? विक्रांत ने कहा। और सबसे बड़ी बात पापा वह अंकल और आंटी मेरे और उस लड़की के रिश्ते की बात कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है पापा? वह इतनी अजीब है। कैसे उसके साथ में शादी कर सकता हूं मैं? शिवांश ने परेशान होकर कहा तो विक्रांत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। बस इतनी सी बात। शादी में कोई जबरदस्ती थोड़ी होती है। और मैंने पहले ही कहा है कोई भी रिश्ता तुम्हारी सहमति के बिना थोड़ी हो जाएगा। उन लोगों ने मुझे भी कहा था कि तुम्हारे और अलीना की शादी के बारे में सोच रहे हैं। पर अगर तुम्हें अलीना पसंद नहीं है तो इस बारे में कोई भी बात नहीं होगी, विक्रांत ने कहा। थैंक यू पापा थैंक यू सो मच। वैसे भी मैं। कहते कहते शिवांश रुक गया। क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? विक्रांत ने कहा तो शिवा ने नजरें झुका ली। अब बताओ भी कौन है वह? अरुणा बोली। मम्मी वह भी दिल्ली से ही है। इंडियन है और यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए और 1-2 महीना में वह भी वापस इंडिया लौट जाएगी। मुझे वह लड़की बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल हमारे घर में फिट होने के लायक है। आपको भी बहुत पसंद आएगी, शिवांश ने कहा। नाम क्या है? किसकी बेटी है? विक्रांत बोले। पापा आप जानते हो उसे और उसके पेरेंट्स को। वहां पर भी आप लोग एक दूसरे को मिल चुके हो। वह हरिओम ज्वेलर्स वाले हरिओम अंकल है ना उनकी बेटी गौरी। वह अभी किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में यहां आई है। हम दिल्ली से एक दूजे को जानते हैं, शिवांश ने कहा तो विक्रांत और अरुणा दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ देखा है हमने गौरी को एक बार हरिओम जी ने अपने घर किसी बिजनेस पार्टी के लिए बुलाया था। और मिले थे हम गौरी से तब। वाकई में लड़की बहुत अच्छी है और न जाने कैसे हम लोगों का ध्यान ही नहीं गया उस पर। विक्रांत बोले। कोई बात नहीं हम भूल गए तो क्या हुआ हमारे शिवा ने अपनी गौरी ढूंढ। अरुणा ने कहा तो शिवा मुस्करा उठा। चलो कोई बात नहीं मैं अलीना के मम्मी पापा से बात कर लूंगा और उन्हें समझा दूंगा। बाकी तुम्हारा काम जैसे ही खत्म हो तुम वापस इंडिया आ जाओ। तुम्हारे और गौरी के यहां आते ही हम मिस्टर हरिओम से मिलकर रिश्ते की बात तय कर लेंगे। गौरी भी तुम्हें पसंद करती है न? अरुणा बोली।
पता नहीं मम्मी, मैंने कभी पूछा नहीं, मैं बस आपको अपने मन का बता रहा हूँ, शिवांश ने कहा। ठीक है, तो अब पूछ लेना, बाकी अलीना की तरफ से तुम निश्चिंत रहो, वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी, मैं समझा दूंगा उनके पेरेंट्स को, विक्रांत बोले। थैंक यू पापा, शिवा ने कहा। अपने मम्मी पापा को किसी बात के लिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं होती है बच्चे। बस तुम खुश रहो, रूबी खुश रहे और हम दोनों को चाहिए क्या, विक्रांत ने कहा। पापा सच सच बताइए, आप खुश हैं ना इस बात से? क्या आप भी चाहते थे कि मेरा रिश्ता अलीना के साथ हो, शिवांश ने कहा। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उन लोगों ने बात की थी तो मैंने अरुणा से कहा था कि हम शिवांश को वहां भेज रहे हैं और मौका देकर देखते हैं, अगर शिवांश और अलीना एक दूसरे को पसंद करते हैं तो रिश्ता किया जाएगा, पर अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो तो रिश्ता नहीं होगा। अब बस बात क्लियर हो गई है, अलीना भी तुम्हें पसंद नहीं करती है और तुम भी उसे पसंद नहीं करते हो, तो रिश्ते की तो बात होना ही बेकार है, विक्रांत ने कहा। और फिर हमें गौरी बहुत पसंद आई और गौरी ही हमारे घर की बहू बनेगी, इतना तय है, अरुणा बोली तो शिवांश का चेहरा एकदम से खिल गया। थैंक यू मम्मी, बस जल्दी से काम खत्म करके अगले महीने आता हूँ वहां पर, शिवांश ने कहा। बेटा, और हम दोनों भी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अरुणा बोली और कॉल कट कर दिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और दोनों के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। विक्रांत और अरुणा से बात करने के बाद उसने जैसे ही फोन रखा, नजर सामने खड़ी अलीना पर गई जो कि अजीब सी आंखों से उसे ही देख रही थी। क्या हुआ, शिवांश ने कहा। तुम मेरी बुराइयां कर रहे थे अपने पेरेंट्स से, अलीना बोली। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है अलीना, तुम बेवजह ही बात को मत बढ़ाओ, शिवांश ने कहा। मैं बात को नहीं बढ़ा रही हूं, बात को बढ़ाने की शुरुआत तो तुमने कर दी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में निगेटिव कमेंट करने की, और अगर मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा रिश्ता हो तो रिश्ता होकर ही रहेगा। और अब मैं देखती हूं कि तुम यहां से कैसे जाते हो। शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी। और ये गौरी कौन है? यह कोई भी हो पर तुम्हारे और मेरे बीच कभी नहीं आ सकती, अलीना बोली। अलीना के अचानक से बदले व्यवहार को देखकर शिवांश को तो समझ ही नहीं आया कि वह कैसे रिएक्ट करे। एक तरफ अब तक अलीना उसे इग्नोर करती आई थी, उसके साथ गलत व्यवहार कर रही थी, जबकि शिवा ने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, और आज अचानक से अलीना इस तरीके से बात कर रही थी जैसे कि उसे उसके और गौरी के रिश्ते से बेहद प्रॉब्लम हो, जैसे कि वह चाहती ही नहीं हो कि शिवांश कभी यहां से जाए। देखो अलीना, तुम भी मुझे पसंद नहीं करती हो और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तो इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि जो हमारे पेरेंट्स सोचते हो वही हो। और फिर मेरे पेरेंट्स ने तो वैसे भी मुझे फ्रीडम दे रखा है कि मैं अपना लाइफ पार्टनर खुद चुन सकूं, तो मैं बस उन्हें अपनी बात बता रहा था, तुम्हारी बुराई करने का या तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मेरी तरफ से मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, पर हमारा रिश्ता नहीं हो सकता, शिवांश बोला। बट वाई, अलीना शिवा के इनकार से शॉक्ड थी। क्योंकि हम दोनों का रहन सहन, बातचीत का तरीका, परवरिश, संस्कार, सब कुछ एकदम अलग है। तुम मेरे साथ नहीं एडजस्ट हो पाओगी और मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए इस बात का आगे कोई मतलब ही नहीं है, शिवांश ने कहा। नो नेवर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम मुझे मना नहीं कर सकते। आई लव यू शिवा, और अब तुम मुझे नहीं छोड़ के जा सकते। इस बार मैं ये नहीं होने दूंगी। यह हो ही नहीं सकता, कभी नहीं, अलीना बोली, और इसी के साथ उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और कमरे का सामान उठा उठा के फेंकने लगी। अलीना, नो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज काम डाउन। शिवांश ने उसे समझाने की कोशिश की। नो शिवा, प्लीज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। आई लव यू यार, प्लीज डोंट डू विथ मी, अलीना बोली। शिवा एकदम ब्लैंक हो गया, उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। अलीना की आवाज सुनकर तुरंत उसके पेरेंट्स वहां आ पहुंचे। क्या हुआ बेटा, क्या हो गया? अलीना अचानक से नाराज क्यों हो गई? अलीना के फादर राकेश वर्मा बोले। डेट देखिए न, ये जाना चाहता है। प्लीज रोक लीजिए डेट प्लीज, अलीना बोली। वर्मा अंकल, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है इसकी।
यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और मैं भी इसे पसंद नहीं करता। बस यही बात आज मैं अपने पापा और मम्मी को बता रहा था कि ये नाराज हो गई और कहने लगी कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता और मुझे इससे शादी करनी होगी। शिवांश ने कहा तो मिसेज वर्मा की आंखों में आंसू भर आए। पर शादी इस तरीके से जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती है, शिवांश बोला तो राकेश ने अपनी वाइफ की तरफ देखा। उन्होंने पलकें झपकाई। शांत हो जाओ अलीना, प्लीज कम डाउन। इस तरीके से नाराज नहीं होते, हाइपर नहीं होते। राकेश ने अलीना को जैसे तैसे शांत कराया, पर वह अभी भी गुस्से से शिवांश को देख रही थी और शिवांश को यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि अलीना इस तरीके का व्यवहार कैसे कर रही है। थोड़ी देर बाद मिसेज वर्मा अलीना को लेकर उसके कमरे में चली गई तो शिवांश राकेश के सामने आकर बैठ गया। सॉरी बेटा, अलीना की तरफ से राकेश बोले। इट्स ओके अंकल, आप प्लीज सारी मत कहिए। देखिए अंकल, आपने इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे बुलाया था और आपके साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे बहुत खुशी हुई आपके साथ काम करके, पर जहां तक मैंने जाना है और समझा है रिश्ते इस तरीके से नहीं किए जाते। शिवांश ने कहा तो मिस्टर वर्मा कुछ कहने को हुए, फिर रुक गए। आपके मुंह से भी मैंने सुना कि आप रिश्ता करना चाहते हैं, इसलिए बस मैं मेरे मम्मी पापा से बात करके कंफर्म करना चाहा और उन्होंने बिल्कुल क्लियर मुझे बोल दिया है कि कोई भी रिश्ता बिना हम लोगों की सहमति के नहीं होगा। और जहां तक मुझे समझ में आ रहा था, अलीना भी मुझे पसंद नहीं करती, बेहद चिढ़ती है मुझसे। फिर अचानक से इस तरीके का व्यवहार कैसे कर रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। पर इतना तो तय है अंकल कि मैं अलीना के साथ किसी भी तरीके का कोई रिश्ता नहीं रख सकता, शिवांश बोला। तुम्हारा डिसीजन फिक्स है, राकेश बोले। जी अंकल, और सॉरी अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो, पर आगे चलकर रिश्ते खत्म खराब हो, संबंध टूटें, इससे अच्छा है कि उनको जुड़ने से पहले ही हम समझ ले कि वह जुड़ने लायक है या नहीं है। शिवांश में बहुत ही सादगी से मिस्टर राकेश वर्मा को समझने की कोशिश की। बेटा, तुम्हारी सोच बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह है और यही सोचकर ही मैंने कहा था कि अलीना का रिश्ता तुम्हारे साथ हो जाए, ताकि उसके अंदर भी भारतीय संस्कार आए और वह तुम लोगों के साथ रहकर कुछ सीखे और समझे। पर अगर तुम्हें अलीना के साथ रिश्ता नहीं करना है तो तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है बेटा, क्योंकि मेरा भी मानना है रिश्ते कभी जबरदस्ती से नहीं चलते। और वही बात अलीना की तो तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। बाकी उसका बिहेवियर थोड़ा ऐसा ही है क्योंकि हमारी इकलौती संतान है, पैसे की कोई कमी नहीं रही हमेशा। उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा है हमने और इसी के कारण शायद वह थोड़ी बिगड़ गई है, पर हम उसे संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो, मिस्टर राकेश बोले और फिर अपने कमरे में चले गए। शिवांश को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, पर उसने तय कर लिया था कि कल सुबह वह यहां से चला जाएगा। अगली सुबह जब शिवांश की नींद खुली तो नजर सामने सोफे पर बैठी अलीना पर गई, जो कि न जाने कब से उसे सोते हुए देख रही थी। शिवांश एक भी झटके से उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ, क्या कर रही हो तुम यहां? शिवांश ने कहा तो अलीना एकदम से आकर उसके सीने से लग गई। प्लीज शिवा, डोंट गो। मैं मानती हूं कि मुझसे गलती हुई, मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर प्लीज मत जाओ ना मुझे छोड़कर। मैं तुम्हें सच में चाहने लगी हूं, बहुत प्यार करती हूं मैं तुम्हें। प्लीज शिवा मत जाओ मुझे छोड़ के। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा बन जाऊंगी, खुद को तुम्हारे हिसाब से बदल दूंगी, पूरी तरीके से बदल दूंगी। प्लीज मुझे अपनी लाइफ में शामिल कर लो, मुझे छोड़कर मत जाओ, अलीना ने शिवांश को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा। अलीना प्लीज प्लीज लिसन टू मी, तुम गलत समझ रही हो, मैं सच में तुम्हें प्यार नहीं करता, तुम्हें नहीं चाहता, मैं कैसे बताऊं तुम्हें। तुम अच्छी लड़की हो, मुझे तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं दिखती, पर फिर भी रिश्ता इस तरीके से नहीं जोड़ा जाता है। अलीना प्लीज समझने की कोशिश करो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जैसा तुम सोच रही हो। शिवांश ने अलीना को समझाना चाहा। नहीं, मैंने कहा ना, तुम यहां से नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, बिल्कुल भी नहीं जाओगे। अगर तुम यहां से गए ना तो मैं जान दे दूंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी, समझ रहे हो तुम, और मेरी मौत की जिम्मेदारी तुम पर आएगी। तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं जा सकते, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, अलीना ने कहा।
शोर सुनकर अब तक राकेश और उनकी मिसेज भी वहां कमरे में आ गई थी और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि अलीना ने फिर से नया ड्रामा शुरू कर दिया है। मिस्टर राकेश वर्मा और मिसेज वर्मा जैसे तैसे अलीना को समझा बूझकर वहां से वापस ले गए और शिवांश को एक अजीब धर्म संकट में छोड़ गए। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह करें भी तो क्या करें। अगर वह यहां से जाता है तो भी उसके मन में डर था कि कहीं उसके जाने के बाद अगर अलीना उल्टी सीधी हरकत कर ली तो फिर क्या होगा। और अगर वह नहीं जाता है तो अलीना के इस तरीके के व्यवहार के साथ उसका यहां रहना बहुत ही मुश्किल था। कुल मिलाकर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहां से जाए या यहां से न जाए। आखिर वह मिस्टर वर्मा के कमरे में आया। अलीना और इस वक्त मिसेज वर्मा के साथ दूसरे कमरे में थी। अंकल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मैंने तो तय कर लिया था कि आज सुबह यहां से चला जाऊंगा। वैसे भी अब प्रोजेक्ट का काम लगभग कंप्लीट हो गया है। जो थोड़ा बहुत कम है वह मैं बाहर किसी होटल या हॉस्टल में रखकर वहां से आकर कर लूंगा। पर आज अलीना का अजीब सा व्यवहार हुआ। उसका कहना है कि अगर मैं यहां से चला गया तो वह सुसाइड कर लेगी। पर अंकल, उसके इस तरीके के व्यवहार के बाद मैं यहां पर रहूं भी तो कैसे रहूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण कुछ भी गलत हो। शिवांश ने कहा। देखो बेटा, तुम अलीना के बारे में मत सोचो। हम लोग उसे संभाल लेंगे। बाकी तुम जाना चाहो तो जा सकते हो क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम किसी भी तरीके के मेंटल प्रेशर के साथ यहां पर रहो। वैसे भी कुछ दिनों का ही काम है, उसके बाद तो तुम्हें इंडिया चल ही जाना है। तो अलीना को तो तुम्हारे बिना रहने की आदत डालनी ही होगी। बाकी उसे हम संभाल लेंगे। तुम अपने हिसाब से अपना काम देख लो। मिस्टर वर्मा बोल तो शिवांश ने राहत की सांस ली और फिर वह वहां से तुरंत अपना सामान समेटकर निकल गया। निकलते निकलते उसने गौरी को मैसेज कर दिया। ओके, तो तुम आ रहे हो ना? तुम डोंट वरी, मैं तुम्हारे रहने का इंतजार इसी होटल के एक रूम में करवा देती हूं जहां पर मैं ठहरी हुई हूं। तुम यहां पर आराम से रह सकते हो, गौरी बोली। थैंक्स गौरी, तुमने बहुत हेल्प की मेरी। शिवांश ने कहा। इट्स ओके यार, हम दोस्त हैं और इंडियन भी तो एक दूजे की मदद कर सकते हैं। इतना सोचने जैसा कि नहीं, गौरी ने कहा। 1 घंटे बाद शिवांश उसी होटल पहुंच गया जहां गौरी ठहरी हुई थी। अब बस आजकल मैं गौरी से अपने दिल की बात भी कह दूंगा इससे पहले कि पेरेंट्स की बात हो। मुझे गौरी को बता देना चाहिए कि मैं उसे पसंद करता हूं और शादी करना चाहता हूं। शिवांश ने खुद से ही कहा और अपने रूम में पहुंचा तभी उसका फोन बज उठा। हेलो गौरी, शिवांश बोला। तुम फ्री हो क्या? गौरी ने पूछा। ना। हाँ बोलो, शिवांश ने कहा। मेरे साथ चलोगे? 2 घंटे का काम है बस। अब यहां तुम अकेले हो जो मेरे इंडियन दोस्त हो। गौरी बोली। कहाँ चलना है बताओ, मैं अभी आता हूं, शिवांश बोला। तुम बस बाहर होटल की पार्किंग में मिलो। मैं तुम्हें खुद लेकर चलती हूं और हाँ, वहां पहुंचकर तुम्हें पता चल जाएगा। गौरी बोली तो शिवांश फ्रेश हुआ और फिर रेडी होकर पार्किंग एरिया में आ गया। उसका दिल भी खुशी से उछल रहा था यह बात सोचकर कि गौरी उसे इतना खास समझती है कि अपने साथ ले जा रही है। अब बस मुझे गौरी को बताना होगा कि मैं उसे चाहता हूं, शिवांश ने मन ही मन सोचा और गौरी का इंतजार करने लगा। तभी उसका फोन फिर बज उठा। अच्छा शिवा, मैं निकल गई हूं, तुम प्लीज जल्दी से होली ट्रिनिटी चर्च आ जाओ प्लीज, गौरी ने कहा और कॉल कट कर दिया। होली ट्रिनिटी चर्च, शिवांश बोला और फिर अपनी गाड़ी ले चर्च निकल गया। ये गौरी ने मुझे चर्च क्यों बुलाया है? चल क्या रहा है, शिवांश ने मन ही मन कहा और चर्च पहुंच गाड़ी पार्क की और जैसे ही आगे बढ़ा सामने से आती गौरी पर नजर गई और शिवांश का चेहरा खिल गया। यार कितनी देर कर दी तुमने, आओ न जल्दी। गौरी ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ लेकर चर्च के अंदर चली गई। एक जादू से में जकड़ा हुआ शिवांश भी उसके पीछे खिंचा चला गया। यार कितनी देर कर दी तुमने, आओ न जल्दी। गौरी ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ लेकर चर्च के अंदर चली गई। फादर, आप बोल रहे थे ना कि मेरी तरफ से कोई नहीं है, तो यह है मेरी तरफ से। अब तो मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? गौरी ने कहा तो शिवांश ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और फिर सामने देखा जहां पर कि सभी लोग तैयार खड़े हुए थे क्रिश्चियन रीति रिवाज से होने वाली शादी के लिए जो कि चर्च में होती है। शादी? किसकी शादी? शिवांश ने गौरी की तरफ देखकर कहा।
मेरी शादी डेविड के साथ और यह लोग बोल रहे थे कि तुम्हारी तरफ से कोई नहीं है। अब इतने शॉर्ट नोटिस में इंडिया से तो कोई आ नहीं सकता। पापा से मैंने बात कर ली थी और उन्होंने कहा कि शादी कर लो, बाकी रिसेप्शन वह इंडिया में मेरे जाने के बाद दे देंगे। तब मुझे तुम्हारा ख्याल आया। मैंने सोचा कि चलो कोई तो हो मेरी तरफ से, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया, गौरी बोली। शिवांश ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस गौरी से वह शादी करने के सपने देख रहा है, उस गौरी ने उसे अपनी शादी में इनवाइट किया है, बेस्ट मैन बनाकर। पर यूं अचानक शादी? मतलब? कहते कहते शिवांश रुक गया। तुम तो जानते हो मैं यहां पर पिछले 5 महीने से रह रही हूं। डेविड के साथ अच्छी दोस्ती हो गई और फिर हम दोनों एक साथ एक फ्लैट शेयर करने लगे और इन्हीं सब के चलते यू नो व्हाट, आई एम प्रेग्नेंट। और जब मैंने पेरेंट्स को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी हो सकता है तो शादी कर लो, और फिर डेविड भी मेरे लिए सीरियस है तो फिर सोचने का कोई सवाल ही नहीं उठता, और इसीलिए हम दोनों ने तुरंत शादी करने का फैसला कर लिया। चलो अब आओ भी, सवाल कितने करते हो, गौरी बोली और उसे खींचकर अंदर लेकर चली गई। हालांकि उसका गौरी के साथ शिवा का ऐसा प्यार मोहब्बत जैसा गहरा रिश्ता नहीं था, पर अपनी तरफ से शिवांश ने काफी कुछ सोच रखा था। गौरी उसे पसंद थी और उसने सोच रखा था कि वह गौरी से शादी करेगा, पर इससे पहले कि वह कुछ सोचता है या कहता, गौरी ने उसे इतना बड़ा शौक दे दिया था और अब उसके हाथ में उसकी शादी में तालियां बजाने के अलावा और कुछ भी नहीं था, तो उसने भी मुस्कुराकर अपनी दोस्त की खुशी में शामिल होने का फैसला कर लिया और मुस्कुराता हुआ गौरी के साथ चल दिया। उसने गौरी और डेविड को बधाई दी और गौरी और डेविड ने क्रिश्चियन विधि के हिसाब से शादी कर ली और उसके बाद कोर्ट जाकर दोनों ने वहां भी शादी रजिस्टर कर ली। शिवा खुश था या नहीं था पता नहीं, पर इतना जरूर था कि वह कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था, पर उसे इस बात की खुशी थी कि गौरी को उसका प्यार मिल गया। और अब जबकि वह गौरी और डेविड के बारे में इतना सब जा चुका था तो गौरी के बारे में सोचने का तो सवाल ही नहीं उठता था। वैसे भी वह बहुत ही समझदार और संयमित व्यक्ति था। इतनी जल्दी हाइपर होना या कुछ भी बात को लेकर डिप्रेस होना उसने सीखा ही नहीं था। वह वापस अपने होटल आ गया और आंखें बंद करके बिस्तर पर गिर गया। सुबह से लेकर शाम तक इतना कुछ हुआ था कि उसका दिमाग घूम गया था। सुबह अलीना का अजीब सा व्यवहार, फिर उसका अलीना का घर छोड़कर यहां आना, और अब गौरी का अचानक से शादी करना। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, इससे पहले कि पापा और मम्मी गौरी के पेरेंट्स से बात करते यहां पर ही बातें क्लियर हो गई। बेवजह ही मम्मी पापा को अब नहीं शर्मिंदगी होगी और ना ही उन्हें बुरा लगेगा। मैं उन्हें खुद ही समझा दूंगा और मना कर दूंगा, शिवांश सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने बिना देखे ही फोन कान पर लगा लिया। सामने मिसेज वर्मा थी। हेलो हेलो शिवा बेटा, सुन रहे हो ना तुम? मिसेज वर्मा बोली। आंटी क्या हुआ बताइए, इतना परेशान क्यों हो रही है आप? शिवा ने कहा। बेटा प्लीज तुम अगर हो सके तो तुम हॉस्पिटल आ जाओ। अलीना ने सुसाइड करने की कोशिश की है और वह सीरियस है, अस्पताल में एडमिट है। मिसेज वर्मा बोली। क्या अलीना ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है? शिवांश ने एकदम से शौक होकर कहा। हाँ बेटा, राकेश ने तो मुझे मना किया था तुम्हें बताने के लिए, पर मैं क्या करूंगा, अपनी बेटी को ऐसे तिल तिल मरते नहीं देख सकती, इसलिए मजबूर होकर तुम्हें बता रही हूं। प्लीज बेटा अलीना को समझने की कोशिश करो। वह दिल की बुरी नहीं है, बस हालत की मारी है। वह तुम्हें बहुत चाहती है। एक बार भी वह पहले टूट चुकी है, बिखर चुकी है, इस बार तुम्हारा उससे दूर जाना वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। प्लीज बेटा, जिसे तुम उसका पागलपन उसकी जिद समझ रहे हो, वह उसकी जिद और उसका पागलपन नहीं है। उसका प्यार है, उसकी इनसिक्योरिटी है, वह तुम्हें बहुत चाहती है, बहुत मोहब्बत करती है तुमसे। प्लीज बेटा समझने की कोशिश करो। उसका तरीका गलत है मैं मानती हूं, पर उसका प्यार सच्चा है। मिसेज वर्मा बोले जा रही थी और शिवांश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रही है और उनका क्या मतलब है। आंटी जस्ट रिलैक्स, कम डाउन। आप चिंता मत कीजिए, मैं आता हूं। आप लोग पापा के फ्रेंड हो और मैं इतने दिनों से आपके साथ रह रहा था, इस नाते मैं इतना तो कर ही सकता हूं। मैं अलीना को समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, कुछ भी नहीं होगा उसे।
मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं, शिवांश ने कहा और फिर गहरी सांस ली और कॉल कट कर दिया। यह क्या बोल रही थी आंटी? अलीना मुझे चाहती है, मुझे प्यार करती है, बहुत पहले से यह सब हो क्या रहा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे तो, शिवा ने खुद से ही कहा और फिर फ्रेश होकर उसने कॉफ़ी मंगाई और कॉफ़ी पीकर मिसेज वर्मा के बताए हुए अस्पताल के लिए निकल गया। अब जो भी हो मुझे सच्चाई की तह तक जाना ही होगा। मुझे जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ तो राज है अलीना के मामले में। पर क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा और मुझे वर्मा अंकल और आंटी से पूछना होगा, शिवांश खुद से बोला और फिर रेडी होकर हॉस्पिटल निकल गया। उधर हॉस्पिटल में अलीना बेहोश थी और राकेश और मिसेज वर्मा उसके पास बैठे थे। गलती मेरी ही है, मुझे ही अलीना को कोई उम्मीद नहीं देनी चाहिए था। न मैं उसे कहता कि शिवा के साथ उसकी शादी होगी, न वो झूठी उम्मीदें लगाती और न आज इस तरह से टूटती, वर्मा बोले। पर अब क्या होगा? मिसेज वर्मा ने कहा। जो भी हो पर मैं शिवांश से कुछ नहीं कह सकता। हमारी प्रॉब्लम है, हम देख लेंगे। वर्मा बोले। मैंने शिवांश को कॉल किया है, वो आता होगा। मिसेज वर्मा बोली। लेकिन क्यों किया? आई मीन हम उसे प्रेशराइज नहीं कर सकते ना? वर्मा बोले। मैंने कोई प्रेशर नहीं डाला है, बस उस बताया है अलीना की तबीयत का और वो बोला कि आ रहा है अभी। मिसेज वर्मा बोली। जी आंटी, और मैं आ चुका हूं। तभी शिवांश अंदर आकर बोला जो कि बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। मिस्टर एंड मिसेज वर्मा ने शिवांश की तरफ देखा और शिवांश ने अलीना को देखा जो कि अब भी बेहोश थी और आंखें बंद किए थे। चेहरा निस्तेज था और वो बहुत कमजोर लग रही थी। क्या हुआ अलीना को? कैसी तबीयत है इसकी? शिवांश ने रूम के अंदर आते हुए कहा। बेटा बताया था ना मैं तुम्हें, अलीना ने सुसाइड करने की कोशिश की। बस इसीलिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उसने हाथ की नसें काट ली थी, बहुत ज्यादा खून बह गया था, इस कारण अभी बेहोश है, मिसेज वर्मा बोली। मिस्टर वर्मा अभी भी नजर झुकाए हुए बैठे थे, उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह शिवांश से कुछ भी कहे या उससे मदद ले। शिवांश ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो मिस्टर वर्मा ने उनकी तरफ देखा। अंकल, आप मेरे पापा के फ्रेंड हैं और मेरे लिए बहुत ही रिस्पेक्ट रखते हो। आपके साथ में अच्छे रिलेशन है पापा के। पापा को आप पर इतना विश्वास है, इसीलिए तो उन्होंने मुझे हॉस्टल में रखने की जगह आपके घर पर रखा। आपके बेटे के जैसा हूं, प्लीज मुझे बताइए कि प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि इतना मुझे समझ में आ गया है कि कुछ तो बात है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हो। आंटी ने भी मुझे पूरी बात ठीक से नहीं बताई, पर मुझे समझ में आ गया है कि हो न हो कोई ऐसी बात है जो अलीना के साथ जुड़ी हुई है और इसी कारण अलीना का व्यवहार इतना अजीब है, शिवांश बोला। मिस्टर वर्मा ने शिवांश का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने पास बैठा लिया। बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी प्रेशर में आकर अलीना के साथ रिश्ता करो, पर तुम कह रहे हो इसलिए मैं तुम्हें सारी बातें बता देता हूं। पर प्लीज इस बात को इस तरीके से मत लेना कि तुम्हें बस अलीना से शादी करनी है और हम तुम्हें मजबूर कर रहे हैं। अलीना हमारी बेटी है, हमारी जिम्मेदारी उसे संभलना हमारा काम है और हम कैसे भी करके उसे संभाल लेंगे। हम जानते हैं थोड़ा मुश्किल है, पर कोई बात नहीं, कर लेंगे, हम पहले भी उसे एक बार संभाल चुके हैं। मिस्टर वर्मा बोले। अंकल, आप प्लीज मुझे साफ साफ बताइए कि बात क्या है, शिवांश ने कहा। बेटा, अलीना हमारी इकलौती बेटी है, बहुत प्यार से पाला है हमने उसे और वह पहले इस तरीके की नहीं थी। बहुत ही अच्छे नेचर की, मिलनसार, सबसे दोस्ती करने वाली लड़की थी। सबके साथ समय बिताने वाली, जिंदगी को खुल के जीने वाली लड़की थी। हंसना, मुस्कराना और दिन भर मस्ती करना, यही उसका काम था, मिस्टर वर्मा बोले। शिवांश सुन रहा था। कॉलेज के टाइम पर उसे एक इंडियन मूल के लड़के से प्यार हो गया। मोंटी नाम था उसका। उसके पेरेंट्स यही रहते हैं। दोनों शादी करना चाहते थे, अपने रिश्ते के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस थे कि तभी अचानक से एक एक्सीडेंट में उस लड़के की डेथ हो गई, मिस्टर वर्मा बोले। तो शिवांश को एक जोर का झटका लगा तो वही मिसेज वर्मा रोने लगी। तब से अलीना का व्यवहार एकदम से बदल गया। बात बात पर गुस्सा होना, चिड़चिड़ा जाना, किसी से बात नहीं करना, किसी के साथ समय नहीं बिताना, किसी का हमारे घर आना पसंद नहीं करना, यह सब चीजें उसके बिहेवियर में आ गई।
हम लोगों ने उसे समझाने की और समझने की बहुत कोशिश की पर न जाने क्यों उसे अब रिश्तों से और लोगों से डर लगने लगा है। उसे ऐसा लगने लगा है कि अगर वह फिर से किसी के करीब जाएगी तो वह फिर से उससे दूर हो जाएगा। ना जाने क्यों एक तरीके इनसिक्योरिटी उसके मन में आ गई कि अगर यह किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगी तो शायद वह फिर इस दुनिया में ही नहीं बचेगा। इसी कारण वह हर किसी से दूर रहने लगी, किसी से कोई मतलब नहीं रखती, सबसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलने लगी। उस हादसे में अलीना ने मोंटी को खोया, हमने हमारी बेटी को खो दिया है, मिस्टर वर्मा बोले। हम जैसे तेज से अलीना को संभालने की कोशिश कर रही थी कि फिर एक दिन तुम्हारे पापा यानी विक्रांत ठाकुर ने तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट मुझे भेजे और बताया कि तुम उनके बेटे हो और यहां आकर मेरे साथ प्रोजेक्ट में हेल्प करोगे। मैंने जब तुम्हारा फोटो देखा तो मैं शॉक्ड रह गया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, मिस्टर वर्मा बोले। मतलब मेरा फोटो देखकर? मेरा फोटो देखकर क्या हुआ? शिवांश ने कहा। तुम्हारा फेस हूबहू उस लड़के के जैसा है जिसे अलीना प्यार करती थी, मिस्टर वर्मा बोले और उन्होंने अपना मोबाइल खोलकर उस लड़के का फोटो शिवांश के सामने कर दिया। शिवांश को भी एक पल को विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसी का कोई दूसरा कार्बन कॉपी सामने बैठा हो। बिल्कुल वही चेहरा, वही आंखें, बस अंतर था तो हल्का सा रंग में। उस लड़के का रंग एकदम सफेद था जबकि शिवांश का रंग गेहुआ। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, शिवांश ने कहा। यह बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है पर यह यही का है। मतलब कि यह इंडिया का नहीं है। इसके पेरेंट्स इंडियन है पर यहीं पर सालों पहले आकर यहां बस गए थे। तुम में और इसमें सिर्फ इसके स्किन कलर का ही फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है, मिस्टर वर्मा बोले। शिवांश अब भी बेयकीनी से वो फोटो देखा रहा था। तुम्हारा फोटो देखा तो एक पल को तो मुझे लगा कि मैं विक्रांत साहब से बोल दूं कि तुम्हें यहां पर ना भेजें, और भेजे तो मेरे घर पर तुम्हें रखने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था। मुझे डर था कि तुम्हें देख अलीना कहीं और ज्यादा डिस्टर्ब न हो जाए। पर फिर हमने तुम्हें बुला लिया। न जाने क्यों एक उम्मीद दिखाई दी थी तुम्हें देखकर। और मैं स्वार्थी हो गया, स्वार्थी हो गया अपनी बेटी के लिए, क्योंकि अलीना अब तक नॉर्मल नहीं हो पाई थी और तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे एक उम्मीद लगी कि शायद तुम्हारे यहाँ आने से अलीना नॉर्मल हो जाए, शायद फिर से जिंदगी जीने लग जाए, या शायद तुम्हारे चेहरे में उस लड़के को इमेजिन करने लगे और शायद उसकी यादों से बाहर आ जाए और तुम्हारे साथ जिंदगी में आगे बढ़ जाए। और इसी के लिए मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारे और अलीना के रिश्ते की बात की थी। विक्रांत तैयार थे पर साथ में यह भी कह दिया कि अगर तुम्हें रिश्ता पसंद होगा तो ही रिश्ता होगा, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी और इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर पर रख लिया, मिस्टर वर्मा बोले। शिवांश बस ध्यान से सुनता रहा। और जो तुम पिछले कुछ महीनों से अलीना का व्यवहार देख रहे हो तुम्हारे लिए वह इसी के कारण है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए आकर्षण महसूस करने लगी थी। तुम में वह अपने पुराने बॉयफ्रेंड, अपने प्रेमी को देखने लगी थी और इसीलिए वह तुमसे और ज्यादा काटी कटी रहने लगी थी। तुमसे दूर रहने की कोशिश करती थी, तुमसे उल्टा सीधा बोलती थी ताकि तुम उसे छोड़कर चले जाओ, क्योंकि उसे न जाने क्यों ऐसा लगने लगा था कि वह अगर तुम्हारे पास रही तो तुमसे प्यार करने लग जाएगी और फिर कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उसे छोड़कर चले जाओ जैसे कि मोंटी चला गया, मिस्टर वर्मा बोले। अब बात काफी कुछ शिवा को समझ आ गई।